नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है पिता का कठोर निर्णय। अमित अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, माँ, आज हमारे ऑफिस में रात में पार्टी है, तो हम रात भर ऑफिस में ही रहेंगे। सुबह तक घर आएंगे। आप अच्छे से घर के दरवाजे बंद कर लेना और बाहर वाले गेट का ताला लगा देना। बेटा, बहू भी जाएगी क्या तुम्हारे साथ? माँ, तुम हमेशा फालतू के सवाल ही क्यों करती हो? अब मेरे ऑफिस की पार्टी है, रीना भी मेरे ऑफिस में ही काम करती है, तो हम दोनों को ही साथ में पार्टी में जाना होगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। रीना अपने कमरे से निकलकर आई और अमित से बोली, सुनो, मुझे फटाफट से मार्केट ले चलो। मेरी ड्रेस के मैचिंग के इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। अमित बाइक निकालकर फटाफट से रीना को मार्केट ले गया। रात के 8 बज रहे हैं। दुर्गेश्वरी जी रसोई में जाकर देखती हैं कि कुछ खाने को रखा हो तो अपने पति को समय से खाना दे दे और खुद भी खा ले। पूरी रसोई को देख लिया पर खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तब तक अमित भी मार्केट से आ गया। दुर्गेश्वरी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, खाने के लिए आज क्या बनाया है? तुम्हारे बाबूजी के खाने का समय हो गया है, उसके बाद उन्हें रात की दवाइयां भी देनी पड़ती हैं। माँ जी, अब मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती रहूं या फिर अपने ऑफिस की पार्टी में जाने के लिए तैयार रहूं? मैंने तो आज तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया है और हम लोग वैसे भी ऑफिस की पार्टी में जा रहे हैं, उधर ही खाना खाएंगे। तुम लोग अपना देख लो। अमित और रीना तैयार होकर अपने ऑफिस की पार्टी के लिए निकल गए। दुर्गेश्वरी जी रात के खाने के लिए कुकर में खिचड़ी चढ़ा देती हैं। अपने पति को निकालकर दोनों ने साथ में खिचड़ी खा ली। मोहन जी कहते हैं, कितने दिनों से अपने बेटे से कह रहा हूँ कि हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया है, उसको ठीक करा दो, लेकिन बेटा तो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहता है। आज हमारे कमरे के पंखे को खराब हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन से कहते कहते मेरा तो मुंह ही दुख गया, लेकिन बेटा पंखा सही कराने के लिए तैयार ही नहीं है। और देखा तुमने दुर्गेश्वरी, बहू ने अभी मार्केट जाने के लिए कहा, अपने कानों का कुछ खरीदना था, तो कैसे बेटा तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकाल कर चला गया। लेकिन हमारे कामों के लिए हमारे बेटे के पास समय ही नहीं है। मई जून की भयंकर गर्मी पड़ रही है, मुझसे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता है। ऐसी गर्मी में आजकल के बच्चों के पास माता पिता के लिए और उनके कामों के लिए समय ही नहीं है, और बाकी सारी दुनिया भर के काम करने के लिए उनके पास समय होता है। तुमने वह अगरबत्ती के पैकेट का हाथ वाला पंखा बनाया था, वही दे दो, कम से कम उसी को हिलाता रहूंगा। नींद तो ऐसी गर्मी में आ नहीं रही है। आंगन में भी अगर चारपाई डालेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ऊपर से मच्छर अलग काट रहे हैं। दुर्गेश्वरी जी कहती हैं, कल बेटे से कहेंगे कि हमारा पंखा ठीक करा दो, नहीं तो हम दोनों इतनी गर्मी में बीमार पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। इतना कहकर दुर्गेश्वरी जी रसोई में बर्तनों को रखने चली गई। उसके बाद चाबी उठाकर गेट में ताला लगाया और सारे कमरों को चेक करने लगी कि सबके गेट बंद हैं या नहीं। जब वह बहू बेटे के कमरे में गई तो देखा बहू बेटा तो अपने कमरे का ऐसे खुला छोड़ गए हैं। कमरे में एकदम से ठंडक है। पूरा कमरा ऐसे ठंडा हो रहा है जैसे शिमला हो। उस कमरे में 2 मिनट खड़े होकर दुर्गेश्वरी को ऐसे लग रहा है जैसे चैन की सांस आई हो। वह इसी को बंद करने की कोशिश करती हैं कि बहू बेटा तो सुबह तक आएंगे तो फालतू में ही चलता रहेगा, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आया कि उसको बंद कैसे करना है। बहुत देर तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन बंद नहीं कर पाई। अपने कमरे में आकर के मोहन जी से कहा, आज सच में बहुत गर्मी है, बहू बेटे के कमरे का ऐसी तो फालतू में ही चल रहा है और मुझे बंद करना भी नहीं आ रहा। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी दरी लेकर के उधर ही कमरे में बिछाकर सो जाएंगे, कम से कम सुकून की नींद तो आएगी। दुर्गेश्वरी जी 2 दरी लेकर के
बहू और बेटे के कमरे में जमीन में सो गई। ऐसी की ठंडक में उन्हें ऐसी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। सुबह 5 बजे बेटा बहू जब अपने ऑफिस की पार्टी करने के बाद घर आए तो उनके पास गेट की दूसरी चाबी पहले से ही थी। मेन गेट का दरवाजा खोलकर वह अपने कमरे में आए। अपने कमरे में माता पिता को लेटा हुआ देख करके बहू बेटा दोनों आग बबूला हो गए। दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बेटा बोला, माँ, आप इस कमरे में क्या कर रही हो? यह मेरा और रीना का कमरा है। आप मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? हड़बड़ाते हुए मोहन जी और दुर्गेश्वरी जी उठ गए। उन्हें तो समझ में ही नहीं आया कि वह अपने बेटे बहू से क्या कहें। तब तक बहू बोल पड़ी, इस घर में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बहू बेटे के कमरे में सो रही हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा कमरा है तो तुम्हारे पास उसमें क्यों नहीं लेटी? मेरे कमरे में आकर के क्यों सो गई? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर के सोने की? दबी आवाज में दुर्गेश्वरी जी कहती हैं, बेटा, वह मेरे कमरे का पंखा इतने दिनों से खराब है। तुमसे तुम्हारे पिताजी ने कितने दिनों से पंखे को ठीक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुमने उसे ठीक ही नहीं कराया। रात में जब मैं तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद करने आई तो कमरा बहुत ठंडा था। ऐसी बंद करने की कोशिश की तो मुझसे हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा कमरा इतना ठंडा है तो क्यों ना हम इसी कमरे में सो जाएं। वैसे भी तुम लोग तो थे नहीं और हम तुम्हारे कमरे में अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। रीना चिल्लाते हुए कहती हैं, उठाओ अपने कपड़े और निकल जाओ मेरे कमरे से। शर्म नहीं आती? बहू बेटे के कमरे में सोते हुए। इतना ही ज्यादा शौक है तो खरीद क्यों नहीं लेते ऐसी? और तुम कब से ऐसी में सोने लगी? कभी देखा भी है ऐसी? यह ऐसी मेरा है, मेरे पापा ने इसको दहेज में दिया था। इससे पहले तो तुमने कभी ऐसी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। बहू इतना उल्टा सीधा बोले जा रही है, लेकिन बेटा कुछ भी नहीं कह रहा है, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिला रहा है। मोहन जी अपने बिस्तर उठाकर अपने कमरे में चले गए। पीछे से बहू अपने सास ससुर पे चिल्लाते हुए कहती हैं, अपने कमरे में बिना पंखे के सो जाते तो मर थोड़ी ना जाते। आकर के मेरे कमरे में सो गए। सारा कमरा गंदा कर दिया है। अब मुझे पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। दुर्गेश्वरी जी और मोहन जी अपने कमरे में आकर के सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनके बहू और बेटे ने इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी कि वह अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों वह बहू बेटे के कमरे में सोने के लिए गए। इधर ही बिना पंखे वाले कमरे में सोते रहते। जितना तो हम सुकून से सो भी नहीं पाए, उससे ज्यादा बेटे बहू ने हमें सुना दिया है। दुर्गेश्वरी जी अपने पति से शिकायत करती हुई कहती हैं, जब से बेटी की शादी हुई है बेटा बहुत बदल गया है। बहू कुछ भी कहती है वह उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अपने माँ बाप की उसे तकलीफ दिखाई नहीं देती है। खुद तो ऐसी में सोता है और हमारे लिए पंखे की भी व्यवस्था नहीं करता है। क्या हमें गर्मी नहीं लगती है? और जब से बहू के मायके से एसी आया है तब से बहू ने अपनी एसी के गुणगान गाकर मेरा तो जीना दूभर कर दिया है। बेटा बहू सुबह के 5 बजे आ गए थे और इसके बाद उन्होंने महेंद्र जी और दुर्गेश्वरी जी को इतना कुछ सुना दिया था कि बहू बेटे तो अपने कमरे में जाकर इतना कुछ कहने के बाद सो गए आराम से। लेकिन मोहन जी और दुर्गेश्वरी जी को तब से नींद ही नहीं आई। वह छत पर जाकर बैठ गए कि थोड़ा बहुत छत पर सुकून मिले, लेकिन उधर भी बहुत गर्मी थी। सुबह होते ही दुर्गेश्वरी जी घर के कामों में लग गई। बहू की तो रात भर पार्टी चली थी, इसीलिए वह सुबह जल्दी उठने वाली नहीं थी। और फिर आज तो रविवार था, 10 बजे से पहले बहू बेटे सोकर नहीं उठेंगे। दुर्गेश्वरी जी रसोई में अपने और अपने पति के लिए चाय बनाती हैं।
उसके बाद वह सबका खाना बनाकर रख देती हैं। मोहन जी एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक थे। जब वह कमाते थे तब तक तो घर में सब कुछ बढ़िया था। जब तक घर के खर्चे मोहन जी के पैसों पर चलते थे तब तक उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने पैसे कमाना बंद कर दिया है। अब बेटे की कमाई पर घर के खर्च चल रहे हैं, तो माता पिता को भी अपने बेटे के हिसाब से ही चलना पड़ रहा है। अगर घर में कोई व्यवस्था हो जाती है तो उसको भी बेटा ही देखता है, फिर चाहे वह एक दिन में देखे या एक महीने में, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। खैर अपना काम होता है तो बेटा बहू घंटे भर में ही कर लेते हैं, लेकिन माता पिता के काम तो महीनों तक लटके रहते हैं। मोहन जी अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब से उन्होंने कमाना बंद किया है तब से बेटे बहू का व्यवहार कुछ ज्यादा ही उनके प्रति बदल गया है। अब तो वह उल्टा सीधा सुनाने के साथ साथ मान मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता अपनों से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। अरे अगर मेरी पत्नी को गर्मी लग रही थी, वह उनके कमरे में सो भी गई, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने जो बेटे बहू ने उसे इतना सुनाया। मैंने अपने बेटे बहू के लिए इतना कुछ किया है, वह तो उन दोनों को दिखाई नहीं देता है। 2 साल से मैंने नौकरी करनी बंद कर दी है। उसके पहले तो मैं ही घर के सारे खर्च चलाता था। मैंने तो बहू बेटों पर कभी कोई बंदिशें नहीं लगाई। लाइट के जितने भी बिल आता था मैं ही देता था। लेकिन आज पंखे का बिल देने के चक्कर में बेटा मेरे कमरे का पंखा ठीक नहीं करा रहा है और अपने कमरे में एसी तक खुला छोड़ जाता है। इस तरह से घर पर खाली बैठना मोहन जी को अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी पत्नी को जब वह दिन भर रसोई में काम करते देखते और बहू को आराम करते देखते हैं, वह सोचते हैं क्या मेरी पत्नी का सारा बुढ़ापा इसी तरह से काम करते करते बीत जाएगा? क्या वह पूरी जिंदगी रसोई का काम झाड़ू पोछा बर्तन करती रहेगी? उसे कभी आराम नहीं मिलेगा। बहू तो अपना आराम से ऑफिस के लिए निकल जाती है। जितना मन होता है उतना काम करती है, नहीं होता है तो नहीं करती है। एक दिन दुर्गेश्वरी जी टीवी पर रामायण देख रही थी। बहू आई और हाथ से रिमोट छुड़ाकर फटाक से टीवी को बंद कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, पूरा दिन बैठकर टीवी देखती रहती हो, लाइट का बिल तो हमें देना पड़ता है। अब से टीवी आप सुबह शाम ही चलाएंगी, पूरे दिन टीवी चलाने की जरूरत नहीं है। बेचारी दुर्गेश्वरी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से आहत होकर अपने कमरे में आकर रोने लगती हैं कि यह घर उनका भी है, टीवी भी उनकी है, लेकिन लाइट का बिल बेटे को देना पड़ता है तो बहू टीवी भी नहीं चलाने दे रही है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मोहन जी उठते हैं और उठकर बाहर निकल गए। उनकी पत्नी के प्रति बहू बेटे का ऐसा व्यवहार उन्हें बेचैन कर रहा है। अब उन्होंने सोच लिया है कि वह कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे वह अपने ही घर में आराम से रह सके, अपनी पत्नी को थोड़ी सी सुख सुविधा दे सके, कुछ ऐसा कर सके जिससे बहू मेरी पत्नी के ऊपर बंदिशें ना लगाएं, अपने घर में वह खुलकर रह सके। मोहन जी का इसी शहर में हाईवे के पास एक प्लॉट डला हुआ है। एक दिन मोहन जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैंने जो हाईवे वाला प्लॉट खरीदा था अब मैं उसको बेचने जा रहा हूँ। उसके लिए खरीदार भी मिल गया है। प्लॉट बेचने की बात सुनकर बेटा भड़कते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पापा। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़कर खरीदते हैं, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, और आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हैं। आप उस प्लॉट को नहीं बेच सकते। मोहन जी नाराज होते हुए कहते हैं कि वह मेरा प्लॉट है, मैंने खरीदा था, मैं उसको बेचूं या उसको रखूं यह मेरी मर्जी है। जब तुम्हारे कमरे में हम तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं जा सकते हैं तो मेरे प्लॉट बेचने में तुम अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? तुमने तो नहीं खरीदा था उस प्लॉट को। मोहन जी का दो टूक सा जवाब पाकर अमित और रीना दोनों का मुंह उतर गया। कमरे में जाकर रीना अमित से कहती हैं,
तुम्हारे पापा बहुत नाराज लग रहे हैं। एक काम करो, तुम उनके कमरे का पंखा ठीक करा दो, जिससे उनकी नाराजगी कुछ कम हो जाए और किसी तरह से उनको प्लॉट बेचने से मना करो। मोहन जी की नाराजगी को देख करके अमित उनके कमरे में आया और फैन को उतार कर उसको ठीक कराने के लिए ले जाने लगा। मोहन जी पीछे से कहते हैं, अमित, अब तुम्हें मेरे पंखे को ठीक कराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना पंखा खुद ठीक करा लूंगा। तुम्हारे भरोसे मैंने बहुत बैठ लिया है, अब नहीं बैठूंगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक दिमाग भी चलाता रहूंगा। मुझे तो लग रहा था कि अब मेरा बेटा नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, तो अब हम दोनों घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम पर तो और ज्यादा बंधन लग गए हैं। और तुम्हें लगता है कि मेरा पंखा ठीक कराने से मैं अपना प्लॉट नहीं बेचूंगा, तो तुम गलत हो। मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। कुछ दिनों से मोहन जी अपने हाईवे वाले प्लॉट को बेच देते हैं और उसके अच्छे खासे दाम उन्हें मिल जाते हैं। पूरे 15 लाख का प्लॉट बिकता है। 15 लाख रुपए में से 1,44,000 रुपए तो मोहन जी बैंक में जमा करा देते हैं, जिसका उन्हें हर महीने ब्याज आने लगा और उस ब्याज को वह अपनी और अपनी पत्नी के छोटे मोटे खर्चों को पूरे करने लगे। अब वह अपने बहू बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। 1 लाख रुपए में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा और अपने कमरे में एक नया एसी लगवा दिया। जिस दिन मोहन जी ने अपने कमरे में एक नया एसी और नया टीवी लगवाया था, उस दिन बहू बेटे ऑफिस में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि पापा ने अपने कमरे में नया एसी और टीवी लगवाया है। रोज की तरह बेटा बहू अपने कमरे में सोने के लिए गए, तभी उन दोनों के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाज आने लगी कि पता नहीं उनका एसी कैसे खराब हो गया। एसी चल ही नहीं रहा है। अमित एसी को ठीक करने वाले को फोन करता है। रात होने की वजह से वह रात में आने से मना कर देता है और कहता है, मैं कल आकर के देखूंगा। अमित और रीना को तो एसी में सोने की आदत है, बिना एसी के तो वह सो ही नहीं सकते हैं। कूलर तो एक ही था जो पापा जी के कमरे में लगा हुआ था और वह तो बहुत समय से खराब पड़ा है। अमित ने कभी उसको ठीक ही नहीं कराया और महीने भर से तो उनका पंखा भी खराब है, जिसको ठीक कराने के लिए मोहन जी अपने बेटे से कई बार बोल चुके थे। गर्मी की वजह से बेटा बहू दोनों ही अपने कमरे में से बाहर आकर आंगन में बैठ गए और अपने माँ पापा के कमरे से टीवी चलने की आवाज सुनाई दी। रीना ने कहा, यह टीवी की आवाज कहाँ से आ रही है? हॉल का टीवी तो बंद है, शायद माँ के कमरे से टीवी चलने की आवाज आ रही है। अमित कमरे में गया तो देखा माँ कुर्सी पर बैठी हुई टीवी पर रामायण देख रही हैं। पास में ही दीवान पर मोहन जी लेटे हुए हैं। पीछे पीछे से रीना भी आई तो चिल्लाती हुई बोली, मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि रात में टीवी मत चलाया करो, फिर भी लाइट का बिल बढ़ाने के लिए इतनी देर तक टीवी चला रही हो। और वह इतना बड़ा टीवी कब खरीदा तुमने? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? तभी अचानक से रीना की नजर कमरे में लगे हुए एसी पर गई और वो चिल्लाकर बोली, यह एसी कहाँ से आया? कब लगवाया तुमने? इसको कहाँ से आए इतने सारे पैसे? रीना दुर्गेश्वरी जी के हाथ से रिमोट लेकर टीवी को बंद करने जा ही रही होती हैं कि मोहन जी रीना को टोकते हुए कहते हैं, बहू, टीवी को बंद भी मत कर देना। यह टीवी मैंने खरीदा है, यह मेरा घर है, मेरा कमरा है, मेरी टीवी है। मुझे इस कमरे में जो करना होगा मैं करूंगा। मोहन जी की बात सुनकर के रीना के कदम जहां थे उधर ही रुक गए। और हाँ, यह एसी और टीवी मैंने अपने पैसों से खरीदा है। मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मैं अपना प्लॉट बेच रहा हूँ। मैंने उसको बेच दिया है। उसके सारे पैसे मैंने तुम्हारी माँ के नाम करवाए हैं। उन्हीं में से कुछ पैसे निकाल कर मैंने नया टीवी और एक एसी लिया है। बेटा, तुमसे तो कहते कहते इतने दिन हो गए थे, लेकिन तुमने मेरा एक पंखा तक ठीक नहीं कराया, क्योंकि तुम्हें अब मेरे ऊपर एक पैसा भी खर्च करना मुश्किल लगता है, जबकि मैंने तो तुम्हारे लिए लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ रखी है। वह तुम्हें नहीं दिखाई देती है? जब तुम अपने 1,000 रुपए मेरे ऊपर खर्च नहीं कर सकते हो,
तो मैं अपनी लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए क्यों छोड़ दूं? उसी में से कुछ प्रॉपर्टी बेचकर अपना बुढ़ापा भी आराम से काट लूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। और बहू, आज के बाद मेरी पत्नी को टीवी देखने से मना मत करना, क्योंकि इस घर के लाइट का बिल अब मैं दूंगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी उस लाइट के बिल में तुम अपनी ऐसी आराम से चलाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। मोहन जी की बात सुनकर के बेटा बहू चुपचाप से कोने में खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिताजी ने उनके गाल पर अपमान का ऐसा झन्नाटेदार चांटा मारा है, जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर गई। दोनों अपने माँ बाप के कमरे से निकलकर आंगन में आकर बैठ गए। क्या करें, आज तो उनका ऐसी भी खराब हो गया। आंगन से छत और छत से आंगन पर टहलते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने पिताजी से कह दे कि मेरे कमरे का ऐसी खराब हो गया है, तो क्या आपके कमरे में सो सकता हूँ? तो दोस्तों, माता पिता तो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम ही उन्हें ऐसे कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर हम उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरी करते रहेंगे, तो उन्हें ऐसे बड़े निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सच में, जब बेटे नहीं करते हैं, तो ऐसे कठोर निर्णय लेना जरूरी भी हो जाता है। जब हम अपना सब कुछ बेटे को देकर भी उन्हीं के सामने अपने हाथ फैलाकर मांगते हैं, यह भी तो सही नहीं है। इससे अच्छा हमारे पास जो है, हक के साथ हम उसी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर